हेलो एवरीवन, आज है पांडा सीरीज का डे 44। आज हम लोग स्टूडेंट डेटा एनालिसिस का पार्ट 4 देख रहे हैं। इसमें कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं कि जो वही डेटा सेट हम लोग के पास था उसी डेटा सेट पे कुछ और भी एनालिसिस का कुछ क्वेश्चंस है, उसको आज हम लोग करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक आपको समझ में आएगा कि एनालिसिस करते कैसे हैं, क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। जो भी कंसेप्ट हम लोग ने पढ़ा है अभी तक, सारा कंसेप्ट हम लोग अप्लाई कर रहे हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, स्टूडेंट मार्क्स एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं। तो ये इसका 3 पार्ट हम लोग दिए हैं, आज ये चौथा पार्ट है। ठीक है, चलिए फिर तो पहला क्वेश्चन पे बात करेंगे। कह रहा है क्या कि फाइंड स्टूडेंट हु स्कोर एबव एवरेज इन मैथ्स। मैथ्स में जिनका एवरेज, मैथ में जो एवरेज है उससे ज्यादा उनका मार्क्स है, मैथ का जो एवरेज है उससे ज्यादा वो फाइंड आउट करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को सबसे पहले सोल्व करते हैं। क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम लोग को पहले अपना डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पीडी डॉट, यहाँ पे क्या लिखे, डेटा फ्रेम। ठीक है, और यहाँ पे हम अपना डेटा को पास कर देते हैं, इससे मेरा डेटा फ्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड स्टूडेंट हु स्कोर्ड एबव एवरेज इन मैथ्स। तो पहले मैथ का एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे एवीजी अंडरस्कोर मैथ एक वेरिएबल रख लेते हैं। अब मैथ का एवरेज निकालने के लिए पहले मैथ कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो मेरा मैथ कॉलम का नाम मैथ्स है। ठीक है, मेरा मैथ कॉलम का नाम क्या है, मैथ्स है। ठीक है, अब इसमें हम लगा देंगे कौन सा फंक्शन, मीन फंक्शन। तो मीन फंक्शन से मेरा मैथ का एवरेज निकल जाएगा। तो पहले इसको प्रिंट करा के देख लो कि मेरा मैथ का एवरेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो किस तरीके से मेरा मैथ का एवरेज 79.8 मैथ का क्या है, एवरेज है। तो अब पूछ रहा है ऐसा कितना स्टूडेंट है जिनका एवरेज मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स है। ठीक है, उसको निकाल के दीजिए। तो अब क्या लिखेंगे हम, प्रिंट यहाँ पे डीएफ का, और यहाँ पे हम अपना बुलियन इंडेक्सिंग कर देते हैं। यहाँ पे लगा देते हैं मैथ्स कॉलम को सिलेक्ट कर लेते हैं, और ग्रेटर देन हम लिख देते हैं क्या, एवीजी मैथ्स, एवीजी मैथ। क्लियर है, एवीजी मैथ जो हम लोग निकाले हैं वो एवरेज निकाले हैं मैथ का। अब जिसका जिसका मार्क्स एवीजी मैथ के मार्क्स से ज्यादा वो रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा। देखिए तो आ रहा है कि नहीं, देखिए आ गया ना। देखो इनका सभी का मार्क जो एवरेज मेरा कितना दिखा रहा है 79.8, और मैथ का मार्क देखो सब 79 से ऊपर वाला है। तो ये स्टूडेंट को फिल्टर करके ले गया जिनका मार्क्स मैथ में मैथ का एवरेज से ज्यादा है। क्लियर, एवरेज मार्क्स से ज्यादा है। चलिए ये भी आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। यहाँ क्या है, फाइंड अ स्टूडेंट स्कोरिंग हाईएस्ट इन ईच सब्जेक्ट। हर एक सब्जेक्ट का हाईएस्ट स्टूडेंट को बनाना है कि मतलब मैथ में सबसे ज्यादा किसका मार्क्स है, ठीक है, साइंस में किसका मार्क्स है, इंग्लिश में किसका मार्क्स है, ये आपको निकाल के बताना है। चलिए अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, हर एक सब्जेक्ट का हाईएस्ट स्कोरर को बताना है, कौन हाईएस्ट स्कोरर है। अब देखो यहाँ पे इसको हम प्रिंट कराते हैं। इसको हम लोग 2-3 तरीका से बना सकते हैं। यहाँ पे एन लार्जेस्ट फंक्शन आप यूज कर दो, देखो डीएफ डॉट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, एन लार्जेस्ट फंक्शन हम यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, एन लार्जेस्ट फंक्शन यूज करिए। एन लार्जेस्ट फंक्शन में आप रिकॉर्ड देते हो। ठीक है, तो ये टॉप का रिकॉर्ड जो टॉप है ऊपर से वो निकाल के आ जाए, तो हमको एक ही रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ कितना दे दी, 1, किस बेसिस पे चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ कॉलम स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ पे क्या, मैथ्स कॉलम। अब हमें उसका क्या क्या चीज चाहिए ये आप एक लिस्ट बना के दे दो। तो हमें उस रिकॉर्ड का क्या चाहिए, हम उसका नेम चाहिए, यहाँ पे नेम कॉलम रख लो, नेम भी पता चल जाए कि किसका है वो, और यहाँ पे उसका क्या रख लेते हैं, मैथ का मार्क्स रख लेते हैं कि मैथ में मार्क्स उसका कितना है, ये चीज दोनों पता चल जाएगा। अब ऐसा करने पर मेरा मैथ में जो हाईएस्ट स्कोरर है उसका नेम और उसका मैथ का मार्क्स मेरे पास आ जाएगा। देखिए तो यहाँ पे आ रहा है क्या, देखो आ गया ना। देखो 6 है रिकॉर्ड जिसका विकास नाम है, और उसका मैथ में 95 है। ठीक है, हाईएस्ट स्कोरर मैथ का यही है। अब आपको सभी सब्जेक्ट का चाहिए, तो सभी सब्जेक्ट के लिए हम यहाँ पे इसी को कॉपी कर लो। 3 सब्जेक्ट है मेरे पास, तो 3 सब्जेक्ट के लिए हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और सब्जेक्ट का नाम सिर्फ बदलते जाते हैं। अगले बार यहाँ पे हम देते हैं, यहाँ पे क्या कि आपके पास साइंस देते हैं, साइंस दे दिए, और यहाँ पे हम दे दिए इसको साइंस का ही मार्क्स आपको क्या करना है, दिखाना है। तो यहाँ पे कॉलम में साइंस रख देते हैं। फिर यहाँ क्या है, कॉलम देना पड़ेगा, इंग्लिश देना पड़ेगा। तो यहाँ इंग्लिश कर लेते हैं, और यहाँ पे हम क्या कर ले, इंग्लिश ही डाल देते। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो हर एक सब्जेक्ट का जो टॉपर है वो मेरे पास आ जाएगा। मैथ में किसका टॉप है, देखो यहाँ पे आया ना, मैथ में आपके पास विकास का है, आपके पास साइंस में नेहा का है, और इंग्लिश में फिर से विकास का है। ठीक है, तो आपको हाईएस्ट स्कोरर इन इस सब्जेक्ट आपके पास निकल के आ गया है।
क्लियर है? चलो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा और मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ क्या है, कह रहा क्या, फाइंड कोरिलेशन बिटवीन मैथ एंड साइंस मार्क्स। कोरिलेशन बताता है कि मैथ और साइंस मार्क्स के बीच में रिलेशन कैसा है। जैसे मान लीजिए किसी का मैथ में 60 है तो साइंस में उसका 65 है या 62 है, तो अच्छा कोरिलेशन है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दूर है, एक मैथ में बहुत ज्यादा है तो साइंस में बहुत कम है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोरिलेशन कैसे निकलता है इसको समझते हैं। इसके निकालने के लिए मेरे पास कोरिलेशन करके एक फंक्शन आता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, डीएफ। डीएफ का पहले उस कॉलम को सिलेक्ट करो जिस कॉलम के साथ कोरिलेशन करना है, तो मैथ के साथ करना है। यहाँ पे डॉट, यहाँ पे कोरिलेशन वाला फंक्शन कॉल करो और इसमें वो कॉलम डाल दो जिसके साथ उसको कोरिलेशन देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डीएफ का कौन सा फंक्शन डाल दे, साइंस के साथ कह रहा ना, तो यहाँ पे हम साइंस डाल देते हैं। क्लियर है? तो अब देखो, तो ये आपको दोनों के बीच में क्या रिलेशन है ये आपको बता देगा। तो ये पॉइंट में देगा 1 आएगा, मतलब अच्छा रिलेशन है। वो लगभग 1 के बराबर रहेगा तो आपके पास पॉजिटिव है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैथ में साइंस का मार्क्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक और बंद करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग एक और बंद नहीं किए हैं। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 0.92 करके यहाँ पे कोरिलेशन है, मतलब ठीक है, लगभग 1 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मतलब कि मैथ का मार्क्स और साइंस का मार्क्स ऐसा नहीं कि बहुत दूर और बहुत पास है, ऐसा नहीं है, मतलब ठीक ठाक है। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा कोरिलेशन। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला है फाइंड पास परसेंटेज। ठीक है, अब यहाँ पे फाइंड पास परसेंटेज करना है, तो सबसे पहले पास, और जहाँ पे जूम पास मार्क्स कितना है, 40 रखना है। तो पास मार्क्स 40 रखना है, तो पहले तो हमें क्या करना होगा, और यहाँ पे हमें निकालना है फाइंड पास परसेंटेज। ठीक है, कितना लोग पास हुआ है ये पहले निकालना है। तो पहले तो हमें ये काम करने के लिए हमें तो पास स्टूडेंट का एक अलग डेटा फ्रेम बनाना होगा, समझे? अलग डेटा फ्रेम बना लेते हैं। अब यहाँ पे जब अलग डेटा फ्रेम बनाएंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं पास्ट। ठीक है, पास्ट इक्वल टू डीएफ का, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमें पास स्टूडेंट के लिए चाहिए, तो हम वो जब बोल रहा है क्या, जिसका जिसका हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स 40 से ऊपर वो पास है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, डीएफ पहला, यहाँ पे ये 3 कंडीशन लगाना होगा, एंड, फिर यहाँ पे भी एंड, ठीक है, ऐसे लगाएंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे भी एंड, ऐसे। अब इसमें देंगे पहला वाला मार्क्स, यहाँ पे दे दो, यहाँ पे क्या लिखेंगे, डीएफ, और डीएफ का यहाँ पे क्या लिखना है, मैथ्स का मार्क्स, यहाँ पे मैथ्स का मार्क्स ले आएंगे। ओके, यहाँ पे हम लिख देंगे मैथ्स। ठीक है, मैथ्स का मार्क्स ले आएंगे और यहाँ लगा देंगे ग्रेटर देन इक्वल टू कितना चाहिए, 40 चाहिए। ये हो गया पहला। यहाँ पे फिर हम डाल देते हैं दूसरा, डीएफ का कौन सा, साइंस का मार्क्स, साइंस, और यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए ये। और फिर एक और लगा देते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे लिख देते हैं डीएफ का, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा इंग्लिश का मार्क्स, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, तो ये भी 40 होना चाहिए। अगर ये सारा के सारा कंडीशन सही हो रहा है किसी भी स्टूडेंट के लिए, तो वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेरे पास्ट में आ जाएगा। पास्ट एक समझो डेटा फ्रेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्रिंट लिखते हैं पास्ट को। पहले देख लेते हैं कि रिकॉर्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बस एक स्टूडेंट ऐसा है जो यहाँ पे दिख रहा है जिसका 39 नंबर है, किसमें, इंग्लिश में, मतलब अमित का। तो अमित का रिकॉर्ड नहीं आना चाहिए। लगभग सभी रिकॉर्ड में मैथ का मार्क्स 40 से ऊपर ही है, साइंस का मार्क्स में 40 के ऊपर है। सिर्फ एक स्टूडेंट है जिनका इंग्लिश का मार्क्स 39 है, तो ये पास नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं रन करा के मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पास स्टूडेंट का लिस्ट मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो तो इसमें अमित नहीं होगा, देखो 0 वाला रिकॉर्ड को छोड़ दिया है, 1 से आपके पास रिकॉर्ड आया क्योंकि 1 0 का था, 0 पे अमित था, और अमित का मार्क्स जो है इंग्लिश में 39 था, तो इसलिए उसको पास वाला लिस्ट में नहीं आया। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि आपको पास परसेंटेज कितना है। ठीक है, तो पास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पास अंडरस्कोर, ठीक है, PERC नाम के वेरिएबल रख लेते हैं। ये कैसे निकालेंगे, तो ये निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें लिखना होगा कि टोटल पास कितना हुआ। तो ले नो पास्ट, मेरे पास पास्ट वाला जितना भी है मेरे पास, उसके पास क्या रखे हुए हैं हम लोग, यहाँ रखे हुए हैं। क्लियर है, बात समझे? यहाँ पे डिवाइडेड बाई हमें क्या करना होगा, लेन ऑफ टोटल डेटा कितना है। ठीक है, तो टोटल डेटा मेरे पास कितना है, डेटा फ्रेम में है, तो डीएफ का लेंथ निकाल लिए। बात समझे? तो यहाँ पे आप देख रहे हो, तो हम यहाँ पे इस तरह से कर लिए, इनटू कितना कर देते हैं, 100 कर देते हैं। क्लियर है, तो इससे मेरे पास पास परसेंटेज निकल के आ जाएगा कि आपका टोटल स्टूडेंट में से इतना पास परसेंटेज आपका है। तो यहाँ पे पास PERC को क्या करवा ले, प्रिंट करा ले। देखो यहाँ पे, तो इस तरीके से मेरे पास आ जाएगा। देखिए
आपके पास देखिए 90.0% लोग आपका क्या है, पास है, तो पास परसेंटेज निकल के आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। आगे क्वेश्चन को पढ़िए और यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है अगला, कहता है सो फेल्ड स्टूडेंट को दिखाना है, तो बस आप वही कंडीशन लगा दीजिए, लेस देन जिसका क्या है वो निकाल देंगे। सो सब्जेक्ट हु पास्ड ऑल सब्जेक्ट, ठीक है, सो स्टूडेंट्स हु पास्ड ऑल सब्जेक्ट, सारा सब्जेक्ट में पास ही तो बन जाएगा लगभग। ठीक है, सारा सब्जेक्ट में पास होने का मतलब कि सारा सब्जेक्ट का मार्क्स कितना आना चाहिए, 40 से ज्यादा। बस एक कंडीशन आपका दिया, एड बोनस मार्क्स इन इंग्लिश फॉर ऑल स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट में एक बोनस मार्क्स ऐड कर दीजिए इंग्लिश में। इसको बनाते हैं, देखिए बहुत सिंपल सा चीज है, बस आपको इंग्लिश के मार्क्स में क्या करना है, ऐड करना है ना। यहाँ पे इंग्लिश के मार्क्स में आपको 5 बोनस मार्क्स आपको क्या कर देना है, ऐड करना है। ये कैसे होगा, अब देखो, तो ये ऐड करने के लिए हमारे पास क्या लिखना पड़ेगा, डेटा फ्रेम का कौन सा कॉलम सेलेक्ट करके लाएंगे, इंग्लिश कॉलम को सेलेक्ट करके ले आएंगे। तो यहाँ इंग्लिश कॉलम सेलेक्ट करके ले आए, इक्वल टू इसी कॉलम में हमें क्या करना है कि आपका जो इंग्लिश कॉलम में जो वैल्यू है उसमें 5 और जोड़ दो, बस यही तो काम करना है। ठीक है, इंग्लिश, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर दें, यहाँ पे प्लस यहाँ कितना कर दे, 5 कर देते हैं। क्लियर है, अब देखो तो आपके पास जो इंग्लिश कॉलम का वैल्यू है वो 5 से और क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, बोनस उसमें मार्क्स हम लोग ऐड कर दिए। अब यहाँ पे डेटा फ्रेम को प्रिंट कराओ, यहाँ डेटा फ्रेम को देखोगे तो क्या नजर आएगा आपके पास, जितना जैसे 78 है इसमें प्लस 5 कर लो, यहाँ 82 है तो इसमें प्लस 5 कर लो। देखो समझे, नहीं सिर्फ इंग्लिश वाला में, तो इंग्लिश वाला मार्क्स में 39 है तो आपको क्या है उसमें 5 प्लस, सब में नहीं होगा, सिर्फ 39 इंग्लिश वाला में, क्योंकि हम लोग सिर्फ इंग्लिश कॉलम को सेलेक्ट करके बोले हैं। अब बोला भी गया है कि 5 बोनस मार्क्स इन इंग्लिश फॉर ऑल स्टूडेंट के लिए बोला गया है। देखो यहाँ पे आ गया ना, तो इंग्लिश में देखो अमित का 39 था, कितना हो गया 44 हो गया ना, सब में 5 ऐड हो गया। देखो यहाँ पे, तो आप समझ रहे हो कि किस तरीका से काम कर रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि किस तरीका से एनालिसिस हम कर रहे हैं, रिप्लेस मार्क्स बिलो 35 विद 35। ठीक है, जिसका जिसका मार्क्स 35 से कम है, ठीक है, जिसका जिसका मार्क्स जो है 35 से कम है उसमें आपको क्या करना है, 35 लगाना है। मतलब यहाँ पे क्लिप कर सकते हो, क्लिप फंक्शन का यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्लिप वहां पे लोअर डाल देना, कितना 5। क्लियर, तो यहाँ पे क्लिप फंक्शन कर देगा क्या कि भाई जहां जहां देखा कि 35 से मार्क्स कम है उस पर 35 डाल देगा। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से बाकी का जो क्वेश्चन है आप लोग कीजिए, इसको जो बना हुआ क्वेश्चन। क्लियर है, तो इस तरीके से एनालिसिस चल रहा है। तो फिर हम लोग अगले दिन देखते हैं कि हम लोग और भी डेटा लेंगे, डेटा पर हम लोग अलग अलग एनालिसिस करेंगे। ये स्टूडेंट मार्क्स एनालिसिस का इतना क्वेश्चन है ये किए हैं, आप लोग भी क्वेश्चन को सर्च कीजिए और क्वेश्चन निकालिए और प्रैक्टिस कीजिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक ये पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। पूरा कंसेप्ट हो जाए, पूरा फंक्शंस याद कर लो, कौन सा काम कौन फंक्शन करता है ये याद कर लो, लेकिन यूज नहीं करोगे तो आप कभी भी आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।